ये सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं। सनातन धर्म आदि है, अनंत है। आने वाले लोकसभा के चुनाव में ये स्वयं समाप्त होंगे। इनका एजेंडा भारत नहीं है, इनका एजेंडा विकास नहीं है, इनका एजेंडा है मोदी को हटाओ। भारत से इनको क्या घबराहट है? अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है वो बचेगा नहीं। आप 9 साल पहले के आंकड़े और आज के आंकड़े उठाकर देखो। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगन टीवी। 2024 का चुनाव नजदीक है। हिंदुस्तान की राजनीति में हमेशा धर्म जरूर आता है और फिलहाल अब सियासत में सनातन धर्म बीच में आ चुका है। लगातार सनातन धर्म पर हमले किए जा रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे अब बिहार के शिक्षा मंत्री जी हो, उन्होंने कहा है कि हमारे सपने में राम जी आए हैं और उन्होंने कहा है कि हमें बीजेपी वालों और आरएसएस वालों से बचा लेते हैं। आज हम बात करेंगे, इसी चर्चा करेंगे। बीजेपी से हमारे अशोक गोयल जी साथ में हैं, उनसे बात करेंगे कि क्यों आखिर सनातन धर्म को अब कटघरे में खड़ा किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा। देखिए, ये कुल मिलाकर पिछले 9 वर्षों में जो नरेंद्र मोदी सरकार का शासन रहा है, इन लोगों ने बहुत प्रयास किया कि पहले भारतीय जनता पार्टी को गाली देने का प्रयास किया, फिर नरेंद्र मोदी जी को गाली देने का प्रयास किया। लेकिन जब ये अपने हर प्रयास में फेल हो गए तो इन्होंने सनातन धर्म को टारगेट करना शुरू किया है। ये सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं, हिंदू धर्म को गाली दे रहे हैं और इस हद तक नीचे गिर गए हैं कि डेंगू, मलेरिया के मच्छर और न जाने किन किन चीज़ों से सनातन धर्म के बारे में उनका कंपैरिजन कर रहे हैं। लेकिन मैं इन सबको बताना चाहता हूं कि सनातन धर्म आदि है, अनंत है और सनातन धर्म से ही हर धर्म निकला है। और ये एक बड़ी भूल कर रहे हैं। ये सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं। आने वाले लोकसभा के चुनाव में ये स्वयं समाप्त होंगे। वाले भी आप जिस तरह से सनातन धर्म पर टिप्पणियां की स्टालिन के, उसके बाद लगातार हमलावर हो गए विपक्ष पर, कहीं ना कहीं आप भी ये क्रेडिट लेना चाह रहे हैं सनातन? नहीं, देखिए, मैं इनको ये कह रहा हूँ कि ये भारत देश है, लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर आप हिंदू और सनातन धर्म शांति प्रिय लोग हैं। आप यहाँ पर रहकर सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं और उसके बावजूद भी हिंदुस्तान में आप रह सकते हैं। मैं इनसे ये कहना चाहता हूँ कि एक बार इस्लाम के बारे में टिप्पणी कर दिखाएं, क्रिश्चियनिटी के बारे में टिप्पणी करके दिखाएं और फिर देखें कि इनका क्या हाल होता है। ये सनातन धर्म है, मैं बता रहा हूँ। ये लोग कहते हैं कि आप सनातन धर्म वाले हैं, आप मूर्ति की पूजा करते हैं तो मूर्ति को तोड़ देंगे, आप मंदिर में पूजा करने जाते हैं मंदिर को तोड़ देंगे। मैं इन जाहिलों को पूछना चाहता हूँ कि हम सिर्फ सूर्य भगवान की पूजा करते हैं, अगर हिम्मत है तो उसको छू कर दिखाओ। हम चंद्रमा की पूजा करते हैं, हिम्मत है तो हाथ लगा कर दिखाओ। हम अग्नि देवता की पूजा करते हैं, तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो अग्नि को बुझा कर दिखाओ। तो हमारे अंदर हिम्मत है तो हम समुद्र की पूजा करते हैं, हिम्मत है तो उसको सुखा कर दिखाओ। तो कुल मिलाकर ये लोग खुद समाप्त होने वाले हैं। जब लो तेज होती है तो आप समझ लो कि बुझने वाली है। ये जो विपक्षी लोग हैं, ये करीब करीब 28 दल इकट्ठा हो गए। तो ये अली बाबा के 40 चोर हैं, 12 अभी और इकट्ठे होने हैं और इन सभी चोरों को देश के 140 करोड़ लोग पैक कर भेजने वाले। कहीं ना कहीं विपक्ष गठबंधन से बीजेपी घबरा गई है और जिस तरह से जब विपक्षी गठबंधन की मीटिंग होती है तो आप एनडीए की मीटिंग बुला लेते हैं मोदी जी। क्या घबराहट दिख रही है 24 में? आप ये देखिए कि जहां जहां मोदी जी जाते हैं एक जन सैलाब इकट्ठा होता है और जितना ये घमंडिया लोग हैं, जो ठगबंधन के लोग हैं, जितना ये करीब आएंगे उससे देश की जनता देख रही है कि कल तक ये लोग एक दूसरे को गाली दे रहे थे, कल तक ये एक दूसरे को चोर बता रहे थे, कल तक एक दूसरे को ये भ्रष्टाचारी बता रहे थे। आज इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है। इनका एजेंडा भारत नहीं है, इनका एजेंडा विकास नहीं है, इनका एजेंडा है मोदी को हटाओ, मोदी को भगाओ, क्योंकि इनकी दुकान बंद होने वाली है। इनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं ये जेल जाने वाले हैं। ये देश की जनता समझ चुकी है। 140 करोड़ लोग मोदी के साथ खड़े हैं और ये जो 28 दल है ये अपने को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, देश की जनता के लिए नहीं लड़ रहे हैं। विपक्ष हमेशा यही आरोप लगाता आ रहा है कि बीजेपी ईडी का डर दिखा रही है विपक्ष पर। लगातार जो ये रेड डालते हैं, ये डर दिखा रहे हैं, खौफ है। और कहीं ना कहीं इंडिया जो गठबंधन नाम से बीजेपी भी घबरा गई है। जिस तरह से भारत और इंडिया की बात चर्चा चली है नाम बदलने की, इस पर कहीं ना कहीं घबराहट तो दिखती है।
नहीं, देखिए, जब देश के और विधानसभा के चुनाव होते हैं तो हर जगह भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर लगातार हमारे जो कैंडिडेट चुनाव जीत कर आ रहे हैं, तो घबराहट आपको कहाँ से दिख रही है? घबराहट तो इन लोगों में है इंडिया से कि भारत इन लोगों के पास आखिरी मौका है, आखिरी मौका है। भारत से इनको क्या घबराहट है? भारत तो इंडिया से देश है। आप लोगों को क्या पर इंडिया भी भारत नहीं, है, हमारा संविधान देश का नाम भारत है, अखंड भारत। तो हमने कब कहा कि इंडिया से हमें प्रॉब्लम है? G20 में G20 में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया। अब ये कहीं ना कहीं वो इंडिया गठबंधन के नाम से थोड़ा चिढ़ है या फिर घबराहट है, वो नहीं, दिखी। आपने जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जब वो लिखा गया था तो उसमें लिख दिया था कि भारत मीन्स इंडिया, लेकिन आप ये जो राजपथ है उसका नाम कर्तव्य पथ कर दिया। क्यों कर दिया? जहाँ पर जॉर्ज पंचम की प्रतिमा थी वहाँ पर हमारे देशभक्तों की मूर्ति लगाई गई है। तो ये एक अपने स्वाभिमान को, अपनी संस्कृति को जगाने का दौर चल रहा है। ये अमृतकाल है। इसमें अगर हम भारत कह रहे हैं, जो कि हमारे देश का नाम ही भारत है, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि इंडिया कहाँ से आया? और आप इंडिया के नाम रखने से जो आपने भ्रष्टाचार किया है देश के साथ, क्या वो छुप जाएगा? नहीं। आयुष्मान घोटाला अभी हाल ही में आ रहा है, उसके ऊपर क्या कहेंगे आप? घोटाले तो सरकार में भी हो रहे हैं। नहीं, आप इन्होंने पहले भी कहा कि चौकीदार चोर है। देश की जनता ने मैंडेट दिया कि आयुष्मान घोटाला हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया है वो बचेगा नहीं, वो किसी भी पार्टी का हो, बचेगा नहीं। वो जेल, उसकी जगह सिर्फ जेल के अंदर है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जितने भी भ्रष्टाचारी हैं वो किसी भी पार्टी में हो, किसी भी अधिकारी के स्तर पर काम कर बीजेपी रहे हो। भ्रष्टाचारियों का एक सवाल है, भ्रष्टाचारियों को अपनी ओर खींच लेती है, कोई भी हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे हेमंत बिस्वा जो अब असम के सीएम बना रखे हैं, उन पे भ्रष्टाचार के आरोप थे। कहीं ना कहीं आप भी उनको वॉशिंग पाउडर, निरमा धुलवा दी कर देते हैं। बीजेपी ले क्यों लेती है जब भ्रष्टाचार का आरोप? अगर जिसके ऊपर भी भ्रष्टाचार का आरोप है, कानून अपना काम करता है, और अगर वो किसी भी पार्टी में, उसको बचाने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। लेकिन उन्हीं उसकी- उन्हीं उसकी- आरोपियों को उसकी- अपने पास बुला लेती उसकी हैं और जगह- सीएम भी बना देती हैं। उसकी जगह जेल में है। वो भारतीय जनता पार्टी में आने से उसके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं वो खत्म नहीं होने वाले हैं। इसका मतलब जांच चल रही है, और जब जांच और दोषी होगा तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी अपराधी को। भ्रष्टाचार विरोधी हैं तो भ्रष्टाचारियों को अपने पास क्यों ले रहे हैं? डिप्टी सीएम बना देते हैं आप अजीत पवार को, उधर हेमंत बिस्वा को सीएम बना देते हैं असम के। वो भ्रष्टाचारी और तमाम नेता हैं, उन सबको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। आप कह रहे हैं लेकिन क्यों कर रहे जिस हैं? दिन भ्रष्टाचार उनके खिलाफ तय हो जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी के किसी दायित्व में नहीं रहेंगे। अभी हाल ही में खड़गे जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि नाम बहुत बदल लिए, देश के हालात बदलो। कौन से हालातों की बात कर रहे हैं? अच्छा, आप इस देश के सुधी पत्रकार हैं। आप 9 साल पहले के भारत को देखिए और आज के देखिए। हमारी विश्व के अंदर सबसे मोस्ट 5 फ्रेजाइल इकोनॉमी हमारी नाम आता था। आज हम सबसे 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में नाम है। आज भारत को लोग विश्व में एक अलग नजरिए से देखते हैं, क्योंकि भारत एक शक्तिशाली भारत है, आज सुरक्षित भारत है। आज अगर कोई भारत की तरफ आंख उठाता है तो उसकी तरफ 100 आंखें उसकी तरफ उठती है। आज हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में भारत आगे है। आप 9 साल पहले के आंकड़े और आज के आंकड़े उठाकर देखो, और हम अपना रिपोर्ट कार्ड हर वर्ष पेश करते हैं, और 9 वर्ष की जब सरकार हमारी पूरी हुई तब भी हमने अपने आंकड़े पेश करे, और अगले वर्ष में जब चुनाव पर भी जाएंगे तो हम डेवलपमेंट के एजेंडे पर अपने परफॉर्मेंस के आधार पर चुनाव पर जाते हैं। और हमेशा हमने अपने काम के आधार पर वोट मांगे हैं। हर बार हमें जो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है और सीटें बढ़ रही है, इसका मतलब भारत आगे बढ़ रहा है, भारत बदल रहा है, भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो रहा है, भारत भय मुक्त हो रहा है, और भारत भूख से भी मुक्त हो रहा है। ये आंकड़े मैं नहीं दे रहा, आप यूएन के आंकड़े पढ़ो, WHO के आंकड़े पढ़ो, अलग अलग एजेंसीज के भी आंकड़े पढ़ो। हर तरफ भारत में एक नई होप नजर आ रही है, और आने वाले दिनों के अंदर भारत के अंदर एक ऐसा विश्वास पैदा हो रहा है कि विश्व की बड़ी से बड़ी कंपनियां
भारत में आने को तैयार है। सर एक अंतिम सवाल के साथ करते हैं, आरक्षण महिला आरक्षण बिल जो लागू किया है, क्यों इतनी जल्दी थी? विपक्ष जिस तरह से अखिलेश यादव सपा नेता है, उन्होंने भी कहा है, मायावती कह रही कि 50% होना चाहिए, अखिलेश यादव ने कहा कि इतनी भोखलाहट क्यों थी, इतनी जल्दी विदाउट परिसीमन करे, विदाउट जाति जनगणना के आप एकदम से लागू कर रहे हैं? क्या ये क्यों आखिर ऐसा इतनी जल्दी करी है बीजेपी ने इस बिल लाने में? क्यों वेट नहीं किया गया उसका परिसीमन अधिकरण, उसके बाद जाति जनगणना किया है? नहीं, आपको लगता है कि और देर करनी चाहिए थी? 2 साल लग गए हैं। नहीं, आपको लगता है और देर करनी चाहिए? ऐसे शुभ काम के अंदर जब हो जाए बहुत अच्छा। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये परेशान क्यों हैं? आखिर माजरा क्या है? चाहते ही नहीं कि जो अपना नारी वंदन विधेयक है ये असली जामा पहने। आज पूरे देश की जो महिलाएं हैं नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन कर रही हैं, वंदन कर रही हैं। चारों तरफ 27 सालों से लोगों ने कहा हम ये जो महिलाओं के आरक्षण का बिल लेकर आएंगे। कभी लोकसभा में, कभी राज्यसभा में चर्चा हुई, बात हुई, लेकिन कभी भी असली रूप में नहीं आया। आज नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा और राज्यसभा में इस बिल को पास कर दिया है। आने वाले दिनों में डिलिमिटेशन भी होगा, सीटें भी आरक्षित होगी, क्योंकि ये मोदी की गारंटी है। मोदी जो कहता है वो करते हैं। ये और लोगों की तरह नहीं है। ये राजीव गांधी का सपना है, सोनिया गांधी का सपना है, हम भी लेकर आए थे। अरे लाए थे तो पास क्यों नहीं कराया? कौन रिस्पॉन्सिबल थे? और अब ये जो ओबीसी के पक्षधर है, अपने बिल में क्यों नहीं लेकर आए? ये तो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी का प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है। आज कौन है? नरेंद्र मोदी। ये जो लोग ओबीसी के पक्षधर है, आज तक इन्होंने किसी ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाया? तो ये सब लोग, इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है कि बिल पास ना हो। अगर बिल पास हो गया तो ये असली रूप में ना आए। लेकिन नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए आज हमारी देश की जो महिलाएं हैं उनका वंदन कर रही है, अभिनंदन कर रही है, और जगह जगह उनके लिए धन्यवाद मोदी जी कहकर सड़कों के ऊपर, चौक चौराहे के ऊपर आज पूरी महिला शक्ति नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन कर रही है। लेकिन सर आखिर ये है कि मणिपुर जब महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, देश की पहलवान सड़कों पे थी, दिल्ली में प्रधानमंत्री जी चुप्पी साधे हुए थे। कहीं ये उसको दबाने के चक्कर में चुनावी एजेंडा तो नहीं है जल्दी लाना, बिल को पेश करना है? आपका क्या एजेंडा है? नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को शक्ति दी है, और जब शक्ति मिलती है तो चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो पहलवान हो, हर जगह महिलाओं को शक्ति मिलेगी। आज महिलाएं एमएलए बनेगी, आने वाले समय में एमपी बनेगी, प्रशासन उनके हाथ में होगा, इस कई राज्यों की मुख्यमंत्री बनेगी, हो सकता है आने वाले समय में प्रधानमंत्री बनेंगी। ये सब काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर महिलाओं का सम्मान है। हमारी पार्टी में 33% संगठन के अंदर पहले से ही आरक्षण है। आने वाले दिनों में विधायिका में और संसद में भी आरक्षण होगा, और महिला एक शक्ति के रूप में उभरेगी, और महिला निर्णय लेने की कैपेसिटी में होगी। और जितने भी आप ये सब देख रहे हैं, ये जितनी भी हिंसाएं जो लोग कर रहे हैं वो बचेंगे नहीं। इतना कुछ कहा हमने, बात करी अशोक गोयल जी से, सारी बातों पर कही, महिला सशक्तिकरण पर भी की और बिल पर भी की, और मल्लिकार्जुन खड़गे के ऊपर भी किया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम ऐसी खबरों के लिए देखते रहें सौगंध टीवी। कैमरामैन रोहित के साथ सुहेल। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।